स्वयंसेवक संघ आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता है। सामान्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सबको पता ही है, 1925 से लेकर के आज तक एक स्वाभाविक सी बात रहती है। मीडिया और कुल मिलाकर के संघ बातचीत से दूर, ऐसी तरह तरह की बातें रहती हैं। लेकिन संघ ना मीडिया से पहले दूर था, ना आज दूर है। हाँ, जो रोज का अखबार में संघ छपना चाहिए उससे थोड़ा दूर है। समय समय पर जब भी आवश्यकता होती है, आप सब बंधुओं से रूबरू होने का अवसर हम कभी भी गंवाते नहीं हैं। संघ की कार्यप्रणाली में वर्ष में एक बार अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा होती है, लगभग मार्च के महीने में। उसके अंदर ऑल इंडिया लेवल की जो कमेटी होती है, इन्हें संघ की जो कार्यकारिणी होती है, क्षेत्र के अधिकारी होते हैं, जोन के, प्रांत संचालक, कार्यवाह प्रचारक होते हैं, और जो कार्यकारिणी प्रांत की होती है उसके जो प्रमुख होते हैं वो, और कुछ चयनित कार्यकर्ता होते हैं। ऐसी इस बार लगभग 1275 कार्यकर्ता, और ये अहमदाबाद कर्णावती में ये 10, 11, 12, 13 मार्च ये एकत्र आए। 2 साल हम सबको पता है बीच में कोरोना के कारण से, और ये बैठक फिजिकल उस ढंग से नहीं हो पाई। इस बार वो 3 दिन और उससे पहले की बाद की जो कार्यकारिणी रहती है वो चली है। दूसरी बार एक कार्यकारी मंडल होता है जिसमें प्रांत प्रचारक, प्रांत संचालक, क्षेत्र के कुछ चुने हुए लोग और बाकी सब आते हैं। तो वो कार्यकारी मंडल एक रहता है, और तीसरा प्रांत प्रचारकों की एक बैठक रहती है। ऐसी 3 बैठकें अखिल भारतीय स्तर पर साल में ये रहती है। आज हम जो आप सबसे आए हैं बीच में, वो आए हैं जो हमारी अहमदाबाद कर्णावती की जो प्रतिनिधि सभा है उसके संदर्भ में बातचीत करने के लिए। और बातचीत करने के लिए जो कार्यकर्ता उपलब्ध हैं, हम व्यक्तित्व उपलब्ध हैं। आप हैं आदरणीय श्री पवन जी जिंदल। आप मूलतः पंजाब से, नाभा से हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से आप उद्योग और परिवार के साथ गुरुग्राम में निवास करते हैं। और हमारा जो हरियाणा है, इस हरियाणा के आप प्रांत संघ चालक, ये आपके पास दायित्व है। प्रांत संघ चालक हम सब जानते हैं, संघ चालक यानी संघ का मुखिया। ये आप हरियाणा प्रांत के मुखिया हैं एक प्रकार से। ये शब्द और सरल है, संघ की टर्मिनोलॉजी में, शब्दावली में आप प्रांत के माननीय प्रांत संघ चालक का दायित्व निभा रहे हैं। सेवा निवृत्त सामान्यतः अपनी नौकरी से लोग होते हैं, लेकिन आपने व्यापार से सेवानिवृत्ति ले ली। अब बच्चों को पूरा व्यापार वगैरह संभलवा के अब पूरा समय संघ के काम को आप दे रहे हैं। और हमारे सौभाग्य है कि पानीपत में ही समालखा से निकलते ही पट्टी कल्याणा, एक 24-25 एकड़ के अंदर ग्राम सेवा साधना, ग्राम विकास और सेवा साधना करके एक केंद्र ये विकसित हो रहा है, जिसमें आसपास के 100 गांवों को अडॉप्ट करके वहाँ पर उनका ग्राम आधारित विकास उन गांवों का कैसे हो सकता है, उस केंद्र को विकसित करने में आपका बहुत समय और उस केंद्र पर प्रकल्प पर लग रहा है। तो आज अहमदाबाद की बैठक के बारे में हम सबसे बातचीत करेंगे। आदरणीय पवन जी, आज की प्रेस वार्ता में सभी को बहुत बहुत आदर सहित नमस्कार। सभी का स्वागत। आपने आपका बहुमूल्य समय हमें दिया है अपनी बात रखने के लिए। जैसे श्रीमान राजेश जी ने बताया कि हर वर्ष ये प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। इस वर्ष यह अहमदाबाद में 11, 12, 13 मार्च को थी। स्वाभाविक है, कोई भी संगठन जो अपनी एनुअल बैठक करता है, उस एनुअल बैठक में अपने काम का लेखा जोखा
गत वर्ष में काम कैसा था, आगे क्या होगा, उसके नए लक्ष्य क्या होंगे। संघ एक सामाजिक संगठन है, इस नाते से समाज के बारे में, समाज की जो वर्तमान परिस्थिति होती है उसका भी चिंतन करता है, क्योंकि पूरे देश के सब प्रांतों के प्रमुख लोग उस बैठक में होते हैं। तो सब प्रांतों का भी वृत्त आता है, किस प्रांत में कैसा काम है, किस प्रांत की कैसी स्थिति है, सामाजिक स्थिति कैसी है। इन सब बातों का चिंतन करते हुए जो अपने काम का एक नेट रिजल्ट, अभी 2 वर्ष तक पूरे विश्व में कोरोना की एक महामारी का संकट था। सौभाग्य से उस कोरोना के संकट को मात देकर भारतवर्ष दुनिया का एक बड़ा देश, जिसके बारे में अनेक विकसित देशों को डाउट थे, पर एक अच्छे प्रमाण में विजय प्राप्त करते हुए आज हम उसमें से निकले हैं। पूरा दुनिया इसको, पूरे दुनिया के जो विकसित देश हैं वो भी इसकी सराहना करते हैं। परंतु इस सारे में मैं पहले मोटा मोटा हमारा जो संघ के काम की स्थिति 2021 और 22 की ये आपके ध्यान में आ जाए। 2021 में हमारा 34,559 स्थानों पर संघ का काम था। पूरे देश में 34,559 स्थान। 2022 में बढ़कर 38,390 हो गए। 38,390 स्थानों पर संघ की शाखा यानी काम चलता है। इस कोरोना के कालखंड के दौरान भी 3821 स्थानों पर हमारा काम बढ़ा। संघ के कार्यकर्ताओं के समाज के सब उस संकट को निपटाते हुए संघ के काम को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। दूसरा, यानी ये 38,390 तो स्थान हुए, जैसे पानीपत एक स्थान है, पर इसमें लगने वाली शाखाएं हो सकता है 40, 50, 60 भी होंगी। कई छोटे नगर हैं, उनमें 2-3 भी होंगी। ऐसे कुल मिलाकर 38,390 स्थानों पर 60,129 शाखाएं आज के दिन में पूरे देश में हमारी चल रही है। ये भी आंकड़ा जो है पिछले साल से 5,367 स्थान आगे गया। फिर हमारे कुछ स्थानों पर जैसे संघ के काम का जो स्टेप होते हैं, पहले हम किसी नए गांव में जाते हैं, वहाँ सप्ताह में एक बार जाते हैं, जिसको हम साप्ताहिक मिलन बोलते हैं। तो इस स्थानों और शाखा के अतिरिक्त 20,681 स्थानों पर हमारे साप्ताहिक मिलन चलते हैं। फिर साप्ताहिक मिलन जो बनता है, पहले वो मासिक मिलन होता है, मासिक मंडली बोलते हैं उसको, संघ मंडली बोलते हैं। 7,923 स्थानों पर हमारी ये संघ मंडली चलती है, यानी मासिक मिलन चलते हैं। मासिक मिलन को हमारा प्रयास रहता है कि साप्ताहिक में बदला जाए, साप्ताहिक को हमारा प्रयास रहता है कि दैनिक शाखा के रूप में बदला जाए। ये संघ के काम के स्टेप हैं। पहले किसी नए स्थान पर मासिक मंडली, फिर साप्ताहिक मिलन, फिर शाखा। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जो हमारा ये संघ का काम है, ये 38,390 स्थान, 60,929 शाखाएं, 20,681 साप्ताहिक मिलन और 7,923 ये मासिक मंडली के रूप में संघ का काम चलता है। अब ये पूरे देश का चित्र हो गया। अभी जैसे हरियाणा के काम को भी हम देखें, तो हरियाणा के काम को देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा, हरियाणा में 741 स्थानों पर संघ का काम है। 741 स्थानों पर 1245 संघ की शाखाएं लगती हैं। कोरोना के कालखंड में ये लगभग, इस कोरोना से पूर्व हम 1,000 स्थानों को हमने पार किया था और लगभग 1500-1600 स्थानों तक हम 1500-1600 शाखाओं के रूप में गए। तो कोरोना के काल में ये थोड़ा नीचे आए,
नीचे तो काफ़ी आए थे, कई आवासीय पद्धति से ऑनलाइन शाखाएं चली, परंतु अभी दोबारा से इनको हम जो आज की स्थिति में चालू कर पाए तो 741 स्थानों पर 1245 शाखाएं हमने चालू कर ली। हमारे अभी 523 मिलन हैं और 204 हमारे कार्ययुक्त गांव हैं। कुल खंड हैं हमारे 161 शाखा युक्त खंड हमारे। लगभग इस प्रदेश को हमने 7 विभागों में बांटा हुआ है। 7 विभागों में हमारे लगभग 24 जिला और 3 महानगर ये स्थायी स्थानों पर बांटा हुआ है। उसके बाद 161 हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको खंड बनाए हुए हैं। तो लगभग 851 हमारे मंडल हैं, यानी 8-10 गांवों को मिलाकर एक मंडल। जो 851 मंडल हैं उनमें 449 मंडल हमारे शाखा युक्त हैं और 718 कोई ना कोई गतिविधि उनमें चलती है। तो इस प्रकार से जो नगर हैं, नगर में हमारी 10-10 हज़ार आबादी की 1201 बस्तियां हैं, जिनमें हम 668 बस्तियों में हमारी शाखा लगती है और 771 बस्तियों में हमारा संपर्क है। उसमें साप्ताहिक या मासिक चलता है। कुल मिलाकर ये हमारे देश भर का और हरियाणा प्रदेश का संघ के कार्य की स्थिति है। तो अभी संघ का काम 1925 में प्रारंभ हुआ था। अभी 2025 आने वाला है। 97 वर्ष संघ के काम को हो गए। तो संघ के 100 साल पूरे होने तक जो एक देश के कार्यकर्ताओं के और प्रदेश हमारे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के सामने संघ के काम का लक्ष्य रखा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे लगभग हरियाणा के 851 मंडल हैं, ये मंडल शाखा युक्त हों और शहरी क्षेत्र में जो हमारी बस्तियां हैं वो बस्तियां, शहरी क्षेत्र में हमारी बस्तियां 1201 बस्तियां हैं, जिनमें आज 51 मंडल आपने पहले बोला, 851 बोल रहे हो, कितना हिस्सा नहीं 851 800 के पहले गलती से नहीं 771 कार्ययुक्त है। जो मैंने बोला ना 851 में से 718 कार्ययुक्त हैं। यहाँ पे कार्य कोई चल रहा है। हाँ, कोई ना कोई कार्य चल रहा है। तो हमारा टारगेट है कि 100% मंडल ये शाखा युक्त हो जाए, केवल कार्य युक्त नहीं, शाखा युक्त हो जाए। तो इसी प्रकार से हमारे जो सब खंड, सब मंडल और बस्तियां, जो 1201 बस्तियों में 771 बस्तियां अभी कार्य युक्त हैं, ये 100% बस्तियां शाखा युक्त हो जाए। यानी 2 स्टेप, कार्य युक्त में मासिक भी हो सकता है। सब 2025 तक का लक्ष्य है। यानी लगभग हर मंडल के गांव में शाखा हो जाए और हर बस्ती में शाखा हो जाए। शहरी क्षेत्र में हर एरिया कवर हो जाए। यानी हमारा ये जो खंड, मंडल, गांव, नगर, बस्ती क्षेत्र में, देश में हर वर्ग में हमारे संघ का काम हो जाए। तो अपने गांव के, शहर के विस्तार को देखते हैं कि हर एरिया में अब शहर जैसे बढ़ते जाते हैं, कोई आउटर बस्तियां नहीं बनती जाती हैं, तो उनमें भी हमारे संघ का काम हो जाए। तो अपने काम को सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हर क्षेत्र में हो जाए, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति आ जाए। इस प्रकार की सोच लेकर चलते हैं। उसमें बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर एक दैनिक श्रमिक, दैनिक काम करने वाला, झुग्गी झोपड़ी का, और देश में भी दूर दराज ऐसे क्षेत्रों में अपना काम चले। तो इस प्रकार का एक हम विश्लेषण करते हैं। तो उस प्रकार का 2025 तक संघ ने ये सोचा है। अभी जो ये हमारी ये जो प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, इस बैठक में हर साल देश की परिस्थिति को देखते हुए
जो एक आध कोई गंभीर समस्या होती है उस पर चिंतन करते हुए कोई हम प्रस्ताव पास करते हैं। तो इस बार का जो मुख्य रूप में प्रस्ताव था, ये कोविड की परिस्थिति के चलते बहुत बड़ी एक बेरोजगारी, बहुत बड़ी लोगों का काम, उनका काम टूट गया, छूट गया, नौकरी छूट गई, नौकरी चली गई। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या ये देश के सामने खड़ी हुई। इस पर गहन चिंतन करते हुए इस सारी समस्या पर देश की सभी यानी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इस रोजगार के अवसर प्राप्त हों, रोजगार को आगे बढ़ाया जाए, ये आज देश की एक मुख्य रूप में समस्या को मानते हुए देश की सर्वाधिक जितनी भी सामाजिक संस्थाएं, वो शैक्षणिक संस्थाएं, समाज की कारपोरेट जगत की संस्थाएं, जितने हमारे औद्योगिक संस्थाएं, उन सब को जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने आह्वान किया है कि रोजगार के अवसर का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। सरकारी नौकरी हम सब जानते हैं पूरे समाज के सब लोगों को नहीं मिल सकती, पर पूरे समाज के सब लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए रोजगार मिले। रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं, वो जो आज के कौशल विकास के आधार पर स्वयं अपना काम धंधा भी हो सकता है। वो काम धंधा कोई बहुत बड़े रूप में नहीं। हमारे समाज में प्राचीन काल से देखें, हमारी घर में बैठने वाली माताएं बहनें, वो भी डोरी नाले, कोई दरी बुनना, कोई छोटे मोटे काम, खड्डी का कपड़ा बुनना, अनेक प्रकार के पापड़ बड़ियाँ, घर के जो एक छोटे रूप में वो काम थे, आज वो धीरे धीरे काम बंद हो गए। परंतु आज हमारे जो हस्तशिल्प कला के, जो हमारे महिलाओं के द्वारा घरों में करने वाले, आज पूरे विश्व व्यापार में उनकी मान्यता है, उनकी मांग है। उन सब को, सब प्रकार की सामाजिक संस्थाओं को आह्वान किया है कि उन सब प्रकार के छोटे छोटे कामों को, जो स्किल चलाने वाले ऐसी संस्थाएं हैं, उनको भी, सरकार को भी, यूनिवर्सिटियों के अनेक प्रकार के जो ऐसे काम के रोजगार के अवसर प्राप्त करने वाले, उन सब को हमने आह्वान किया है कि हमारे भारतीय मूल को ध्यान रखते हुए, जैसे छोटे धंधे, विकेंद्रीकरण, पर्यावरण को ध्यान करते हुए, अभी क्या है, आज एक तरफ हमने बहुत ऑटोमेशन के बड़े उद्योग, यहाँ व्यक्ति की जरूरत नहीं, परंतु भारत एक लेबर ओरिएंटेड कंट्री है। ऐसे कामों को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए जो रोजगार के ज़्यादा अवसर प्रदान करता है, ज़्यादा लेबर को इन्वॉल्वमेंट करता है। तो सब प्रकार के लोगों को भारतीय जीवन मूल्यों को ध्यान रखते हुए रोजगार के अवसरों को प्रदान करना, और ताकि समाज का हर व्यक्ति, हर महिला, हर दूर दराज का, पढ़ा लिखा अनपढ़, वो कोई ना कोई धंधा करके अपने परिवार को चलाने के लिए सक्षम बन सके। जिसके साथ साथ हमारे समाज के जो पर्यावरण के छोटे ऐसे उद्योगों का बढ़ावा मिलके, और जो लाभ अंश है वो कुछ बड़े लोगों को छोड़कर समाज में वितरित हो, उसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें, इस प्रकार के कामों को बढ़ावा मिले। ये एक प्रस्ताव इस प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया है। तो ये हम समाज के सामने उसका प्रचार करने के लिए, सबको आह्वान करने के लिए, सबको लगने के लिए इसकी प्रेरणा देते हैं। और आप सब लोग प्रेस के माध्यम से, क्योंकि जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का विचार ये समाज के हर वर्ग तक पहुँचे और हर वर्ग को इसका लाभ मिले, और समाज में इस प्रकार के उद्योगों के अवसर प्रदान करने वाले लोग भी भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उस प्रकार के समाज के लोगों को अवसर प्रदान कर सके, इस प्रकार की एक चिंता
और आह्वान व्यक्त करते हुए ये प्रतिनिधि सभा में पारित हुआ। जिंदल साहब, आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, परिस्थितियां पूरी तरह आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के अनुकूल है पिछले कई साल से। हाँ। मैं खुद सुबह पार्क में जाता हूँ, मैं देखता हूँ आरएसएस की शाखा लगती है, लेकिन वही 5, 4, 7 लोग हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, सालों से कोई नया आदमी एडिशन नहीं हुआ। दूसरा, संघ की शाखाएं लग रही है, इससे आम आदमी जो निचले तबके का आदमी है उसको क्या फायदा मिल रहा है, क्या पता लग रहा है आरएसएस उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, संघ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संघ का काम समाज में एक उस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण जो देश और समाज के, संघ के दरवाजे एक निम्न स्तर पर बैठे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए संघ के दरवाजे खुले हैं। संघ उसको संस्कारित करके उसको मुख्य धारा में आगे लाना चाहता है। ये आज नहीं, ये पहले दिन से संघ का उद्देश्य है। आज भी संघ में लोअर मिडिल क्लास के 90% लोग आते हैं संघ में आने वाले, और संघ आपको दिखता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ 2 साल का जो कालखंड रहा, ये कालखंड कोविड प्रभावित रहा। एक बार संघ की शाखाएं पूर्ण रूप में बंद भी हुई थी। हमने संघ में ने आह्वान किया था, विधिवत तरीके से भी बंद की थी कि आज कोविड के नियमों को पालन करने के लिए किसी भी गिनती के लोगों में इकट्ठा नहीं होना। इस काम को जारी रखने के लिए आप ऑनलाइन जोड़िए। लगभग 1.5 साल तक ऑनलाइन होते रहे। ये जो काम है, आना जाना ऊपर नीचे, देखो संघ में आने पर किसी व्यक्ति को कोई पारितोषिक, तनख्वाह, कोई आर्थिक लाभ तो होता नहीं। संघ तो एक संस्कार का है। इसमें लोग आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, कम भी आते हैं, जिस समय ये बढ़ते कम होते रहते हैं। अब मान लो कोई कार्यक्रम होता है, मैं कई बार देखता हूँ जब सर्दी आई, मान लो कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं आते। आपने कहा कि नए लोग, मैं ये कहता हूँ हमारा एक प्राथमिक शिक्षा वर्ग होता है जिसमें प्रारंभिक बिल्कुल जो नए नए लोग आते हैं, 7 दिन का उनका हम एक ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। कभी वो प्रांत का एक लगता था, फिर हमें लगा कि संघ का काम नए लोगों के आने की मात्रा बहुत बढ़ गई। फिर हमने इसको 7 विभागों में शुरू किया, आज से 10-5 साल पहले। फिर लगा कि नहीं, विभागों से नहीं काम चलेगा, इसको और नीचे लाना पड़ेगा। फिर हमने इसको जिलाओं पर किया, जिला को अनुमति दी कि प्राथमिक वर्ग नए आने वाले स्वयंसेवकों का हर जिला लगाए। पर आज लग रहा है, और जिला में भी साल में 1 लगता था, आज जिला में साल में कम से कम 2-2 लगते हैं। पर आज जिले से भी नीचे हमने कहा, जैसे हमारे 700-800 खंड हैं, कि कोई खंड भी लगा सकता तो लगाए। आज अनेकों खंडों ने भी लगाए। अभी 2 दिन पूर्व मैं अपने जीवन में पहली बार देखता हूँ, अभी अपने समालखा केंद्र में 7 दिन का कैंप 13 तारीख से 20 तारीख तक लगा था, कल ही खत्म हुआ। उसमें लगभग 95 प्रोफेसर आए थे यूनिवर्सिटियों के। संघ जहां नए आने वाले लोग, सब लोग पहली बार आने वाले थे, 95 लोग 7 दिन तक रहे। मैं उनका परिचय करते, मैं अपने मन में खुद हैरान था। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने शब्द नहीं बोला कि मैं डॉक्टर अमरचंद, मैं राम सिंह, मैं राजेंद्र कुमार, जिसने अपने साथ डॉक्टर नहीं लगाया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। आज संघ का काम केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे दुनिया में एक आकर्षण का केंद्र है। आप ये मत सोचिए, संघ में आज आप मान के चलिए, संघ की विचारधारा से 15 से 20% लोग सहमत हैं। अब समय मिलना, एक दैनिक शाखा में आना, ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये समय के उसके मुताबिक हो सकता है। आज हमारी सवेरे शाखा लगती हैं, सायं लगती हैं, रात्रि लगती हैं, रविवार के मिलन चलते हैं, मासिक मिलन चलते हैं। आज संघ के काम की मान्यता देश के कोने कोने में, गांव गांव में है। एक आपसे अर्ज हो रहा है, आज तो बात हुक्म करिए, हो रही है आमने सामने। हाँ। पार्क में ना, मैं जिस पार्क में, वहाँ संघ की शाखा लगती है। हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी दोस्त हैं, हम खेलते हैं, वो पर्ची काटते हैं हमारी। लेकिन कई बार कोई बात होती है, वो कहते हैं जी बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं, बीजेपी अलग है, हमारा विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस अलग है। ठीक है, बिल्कुल। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, मीडिया में खूब आया कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों ने प्रचार किया, घर घर गए, बीजेपी के लिए वोट मांगे। ये फिर 2 ही चीजें नहीं होनी चाहिए।
देखिए आप, ये प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है, समाज में आम चलता है। समाज में ये कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ। देखिए, संघ ने अगर राजनीति करनी होती, भारत एक लोकतंत्र के देश है। आज पिछले 10 साल में हम रोज देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति उठकर अपनी नई पार्टी खड़ा करता है। संघ में आपको ये तो लगता है कैपेबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, 97 साल से संघ के काम को चलाते हैं, हर फील्ड के श्रेष्ठ लोग हैं। अगर संघ को राजनीति करनी होती तो संघ अपने आप को डिक्लेयर कर देता कि आरएसएस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये अपने बंदे खड़े करेगी। परंतु अब कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन अधिकांश लोग, देखो, संघ में आने वाला या इस देश का कोई भी नागरिक है, वो वोटर तो है ना, उसको वोट डालने का राइट है। और हम ये कहते हैं वोट 100% वोट डलनी चाहिए, हमारा ये प्रेशर रहता है। हम कभी देखिए, मैं मान लो संघ प्रांत संघ चालक हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्तिगत जीवन में मेरा कोई रिश्तेदार भी खड़ा हुआ, मान लो चुनाव में खड़ा हुआ, वो मेरे को कहता है कि भाई साहब मेरा ये है, या मेरे को किसी को मिलाना है या कोई करना है, वो कोई संघ की शाखा में, संघ की मीटिंग में ये कभी चर्चा नहीं होती कि आप बीजेपी को वोट डालो। हाँ, बीजेपी के संघ में आने वाले लोग मैं मानता हूँ 90% से भी अधिक बीजेपी को वोट डालते होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। उसके कारण क्या रहे? ये देश जब आज़ाद हुआ, इस देश में केवल लगभग 2 ही पार्टियां थी। एक ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी थी, एक थोड़े बहुत कम्युनिस्ट थे। कांग्रेस ने लगातार प्रयत्न किए, कई बार किए, आप सब जानते हैं, उसको विषय को दोहराने का फायदा नहीं, कि संघ को समाप्त किया जाए। 1948 में महात्मा गांधी का आरोप लगाकर संघ को बैन किया गया। 90,077 लोग उस समय जेलों में ठूंस दिए जो थे। 90,077 लोग इस भारत की जेल में रहे उस समय। तो उसके बाद इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी लगने का कोई कारण संघ नहीं था, वो राजनीतिक कारण था। उसको भी चर्चा करने का आज विषय नहीं हो, आप मेरे से कई गुना ज़्यादा जानते हैं। रात के अंधेरे में 12 बजे साइन करा के राष्ट्रपति के देश के लोकतंत्र की हत्या करके वो लगाई और संघ को फिर बैन किया। संघ का क्या रोल था उसमें? इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय था, वो अमुक नेता के विरोध में था, उसने अपने आप को सेव करने के लिए इमरजेंसी लगाई। संघ का क्या रोल था? संघ को क्यों बैन किया? और संघ का बैन जब भी खुला, देखिए 1948 में जब गांधी हत्या का आरोप हुआ, उस समय जनसंघ भी नहीं बना था, वो भी 51 में बना। पर इस देश में एक ही पार्टी, उसी का राज 100% उसके, और जो संघ के लोग वो 100% जेल के अंदर। तो ये सरदार पटेल उस समय इस देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने उस समय का पूरा योग बैठाया। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय में साफ शब्दों में आया, इसमें संघ का लेश मात्र भी हाथ नहीं। जिन्होंने लगाया, विरोध करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, उन्हीं को वापस लेना पड़ा। तो जब आप मेरे को अच्छा ही नहीं मानते तो मैं आपके कैसे जा सकता हूं? ये कांग्रेस के एंटी संघ का व्यक्ति इसलिए रहा कि कांग्रेस की हमेशा यह रही कि संघ समाप्त होना चाहिए। फिर कम्युनिस्ट एक विदेशी विचारधारा थी, उसके तरफ हम जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए आज भी हमें कहते हैं राजनीति में स्वच्छता होनी चाहिए। पार्टी कोई भी आए, स्वच्छता आनी चाहिए, संघ की सोच है। पर जो उनको दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिखता है, ये कोई संघ की शाखा में नहीं बोलते, संघ की मीटिंग में नहीं बोलते। संघ का स्वयंसेवक अपने मन से निर्णय लेकर वो उस तरह से जाता है। अब देखिए, मैं कहता हूँ संघ तो पंजाब में भी है, संघ के लोग लगे तो क्या कर पाए? अब जो समाज को लगता है वो होता है। तो पंजाब की परिस्थिति अलग, और संघ के लोग कल थे वहां। कल मान लो अगर बीजेपी कहें, बीजेपी और अकाली दल दोनों मिलके भी सत्ता में थे, कई बार रहे। परंतु संघ तो उतना ही आज है, उतना ही कल था।
संघ निसंघ तो अपना प्रयास जो उसको दिखता है कि राष्ट्र हित में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं अपनी वोट करूंगा। वोट करने का सबको राइट है। संघ ये प्रयास करता जरूर कि 100% लोग वोट करो, इतना। हाँ, 1245 हरियाणा में 1245 शाखाएं हैं जो लग रही है। तो ये जैसे आपने बताया कि संख्या बढ़ी है अभी कुछ साल पहले, तो 2014 से बढ़ी है या पहले से? नहीं, ये लगातार बढ़ती है, हर साल बढ़ रही है। ये 2 साल कोविड का जो कारण था उसमें तो शाखा ही नहीं लगी। उस समय भी बड़े कैसे, उस समय संघ समाज में कोविड की समस्या को लेकर समाज में सेवा के लिए गया। समाज में जब सेवा के लिए संघ गया, सेवा कोई केवल संघ नहीं करता, जो सामाजिक सेवा संस्थान है वो भी करते हैं। लाखों नए लोग अलग अलग एनजीओ के माध्यम से संघ के कार्यकर्ताओं में संपर्क में आए। उन्होंने संघ के कार्यकर्ता के साथ मिलकर सेवा के काम किए तो उनको संघ के कार्यकर्ता अच्छे लगे। संघ के कार्यकर्ता ने संपर्क करके उनको संघ के साथ भी जोड़ा। तो इस कारण से संघ इस सारे समय भी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता है। जिंदल जी, एक सवाल मेरा है। हाँ बोलिए। जैसे देश की लगातार आबादी बढ़ रही है, हाँ, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है भारत की। हाँ, दूसरे नंबर तो है ही। हाँ। नहीं, अगर चीन का क्षेत्रफल, हाँ चलो, हाँ डेंसिटी कह सकते हैं। इस हिसाब से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, इतने लोगों के लिए कहाँ से रोजगार होगा, किस पैटर्न? देखिए मेरा एक बात, क्या जनसंख्या? हाँ, एक बात मैं बता दूं। देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न किया, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसके पक्षधर हैं हम, इसके पक्षधर हैं। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, इसके पक्षधर हैं। जो बात कही कि क्या ये बढ़ती गई, देखिए 1964 में इस देश में अन्न समस्या थी। उस समय इस देश के प्रधानमंत्री बने थे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अन्न समस्या को देखकर सोमवार शाम का एक व्रत का दिन डाला, कहा कि शाम को रखेंगे। तो उनको लग रहा था कि 14 बार एक सप्ताह में लोग भोजन करते हैं, अगर एक टाइम का हम बचाएंगे तो 7% भोजन बचेगा, तो इस देश में कुछ ना कुछ समस्या दूर होगी। उस समय PL 480 के तहत अमेरिका से मैक्सिकन गेहूं और मक्का वो आया था। मजबूरी में हम लोगों ने, वो खाने लायक भी नहीं था तो खाया, परंतु उस समय देश के समाज के सामने उस समय के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, हरित क्रांति। हरित क्रांति के तहत उस समय से आज आबादी 1.5 गुनी होगी। अगर 64 की आबादी निकालें और आज की निकालें, पर आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। हमारी क्षमता इससे भी 4 गुनी आबादी को खिलाने की है, परंतु प्रामाणिकता से हमारे समाज में, मैं ये नहीं कहता कि हमारी क्षमता है इसलिए जनसंख्या बढ़ाते जाओ, उस हक में बिल्कुल नहीं। अगर हमने अपनी गुणवत्ता निर्माण करनी है बच्चों की, इस देश में एक बड़ा संकट है, क्योंकि आज अगर हम अपने समाज को, इस भारतीय मूल समाज को देखें, वो तो 2 से ज़्यादा बच्चे करता ही नहीं। हमारा क्या सोच थी, आज से 10, 15, 20 साल पहले हम कहते थे 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, फिर हमने कहा हम 2 हमारे 2, अब हम क्या बोलते हैं, 1 ही काफ़ी और से माफ़ी। परंतु इसमें दूसरी तरफ अगर देखते हैं, हम 5 हमारे 25, रोक तो वहाँ लगनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। हाँ, डगमगा रही है, हर तरह से डगमगा। निश्चित रूप में ज्यादा पॉपुलेशन देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। निश्चित रूप में इस पर संपूर्ण समाज को सोचकर इस पर लेना पड़ेगा। मैं इसका भी आह्वान करता हूं कि समाज के हर वर्ग को, इस देश का जो प्रत्येक नागरिक है, जो इस भारतीय संविधान में विश्वास रखता है, वो इस समस्या को मूल समस्या समझते हुए अपने कर्तव्य की पालना करे। सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, 2021 के अंदर जो आपने बताया कि ये जो है
आपका 34,559 जो है हाँ। स्थानों पर जो है शाखाएं बढ़ी हैं, और 2022 में कुल मिलाकर हम ये कहें कि 2022 तक जो है 3830 शाखाएं बढ़ी हैं। हाँ। अब 100 साल होने वाले हैं। हाँ। उसको लेकर एक अनुमानित आंकड़ा आपका क्या है कि कितनी शाखाएं और हो जाएंगी आपको? देखिए, मेरे को ये लगता है जिस प्रकार का हमारा लक्ष्य है 2025 तक, क्योंकि आज जो आंकड़ा हम दे रहे हैं ये 2 साल के कोविड प्रभावित आंकड़ा है। ये आंकड़ा अगर कोविड ना होता तो अंदर जो हमारी ताकत या उसमें हम बढ़े, तो मेरे को लगता है ये अभी ये तो जो 34,000 स्थान हैं और 38,000 शाखाएं हैं, ये लगभग है 38,000 स्थान है। हाँ, ये लगभग हमारे 50,000 को क्रॉस होते अगर कोविड ना होता। तो मुझे लगता है ये स्थान आने वाले 3-4 साल में ऑलमोस्ट डबल के आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि अभी जो समाज ने संघ को निकट से देखा, अभी गांव में संघ के काम की, संघ के विचार की बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है, मान्यता है। अब गांव की तरफ चला है तो गांव की तरफ किस गति से चलेगा, जो हमारे कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स इस कार्यकारी इस प्रतिनिधि सभा की बैठक में भी आया, तो मुझे लगता है आने वाले 3 साल में काम ये आज से डबल से ज्यादा हो जाएगा। जिनल साहब, ज्वलंत विषय है। हाँ, द कश्मीर फाइल्स फिल्म चली है, पूरे देश में हाँ, चर्चा है। चली। अब दिखाई जा रही थी, मैं क्योंकि पत्रकार हूँ, हिंदू संगठनों द्वारा ये फिल्म दिखाई जा रही थी, मेरे को भी दिखाई, मैंने भी देखी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, शिवसेना के संजय राउत, कुछ मुस्लिम सांसद, रात से कल ये आवाज उठी है कि इस फिल्म को बैन किया जाए, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। फिल्म में आधी सच्चाई है। देखिए, ऐसा नहीं, बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे भी कह रहे हैं कि सच्चाई के बहुत निकट है। देखो, हम लोग, मैं तो इतना कह सकता हूँ, मेरी आयु आज लगभग 69 है। जब ये 90 के करीब की घटनाएं हैं तो मैं 35 साल का था। परंतु मेरे को लगता है कि आप तो मीडिया के बंधु हैं कि इस देश में उस तरह का प्रचार नहीं हो पाया। जो वहाँ के हालात, वहाँ आज अगर हम जाके देखें तो इतना तो हम देखते हैं कि वहाँ की आबादी के अनुपात में बहुत बड़ा एक अंतरा है। वहाँ से विस्थापित हुए लोग, पूरे देश के जगह जगह ऐसे कश्मीरी लोग जगह जगह कैंपों में रह रहे हैं, ये हुआ है। तो हम इससे अंदाजा ला सकते हैं। पर उस समय इतने लेवल की घटनाएं जो इस पिक्चर को देख के लगती हैं, ये घटी हैं। अब इसमें दोनों मत हैं इसमें, क्योंकि हमने तो अपनी आंख से नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, तो ये, परंतु दोनों प्रकार के मत इवन ऐसे मुस्लिम बंधुओं के आ रहे हैं कि सच्चाई के बहुत निकट है। पर जो नेता लोग हैं वो निश्चित रूप में इसको नहीं मानेंगे। जिंदल जी, ये आजाद भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लान था लोकतंत्र। हाँ, मैं मानता हूँ। 5 लाख लोगों ने मुल्क अप्लाई है, किया। कानून का राज है, और कानून के राज के बीच मेरा भाई साहब यही निवेदन है, जब आप ये जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्लान था, तो निश्चित रूप में आज जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस जो भी था, मैं नहीं ये कहता। अभी देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने, गृह मंत्री ने अपनी बेटी को अगवा करा दिया और उसके बदले में क्या छोड़े। ये सारे सौदे हुए, समझौते हुए। आपने देखी है फिल्म है? मैंने देखी है। आपको कैसे लगी? मेरे को अच्छी आपका लगी। मत क्या, व्यक्तिगत मत आपका? मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस प्रकार का कृत्य अगर ये सारा हुआ है तो इसकी स्थिति को निश्चित रूप में समाज के सब लोगों को सबको लेकर बदलना चाहिए। मतलब ऐसे लोग, उसमें वो दिखाया एक पड़ोसी आकर, वो जो ड्रम में जब बैठा, उसको बताया, उसी ने तो बताया, वो जब गोलियों से छलनी किया उसको ड्रम के अंदर, नहीं तो उसको थोड़ा पता चल रहा था। तो ये जो हमारे समाज का एक भाईचारा था, हमारे बुजुर्ग बताते थे, वो भाईचारा कितना कट्टर होकर उस समय, मतलब वो सारा समाप्त हो गया। मतलब हम एक दूसरे के क्लास फेलो, आपस में मिलने वाले लोग, ये सारा देख रहे हैं। वो आप ले लो। अच्छा, हाँ, मेरा ये था। इसके साथ साथ ये देखिए, ये सारी घटनाएं, मेरा तो निवेदन है,
देखो, आपका तो आप एक देश के चौथे पिलर हैं। यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, और इन सब के द्वारा किए गए या ये ठीक चलें, इनको कंट्रोल करना ये मीडिया, ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोगों का काम है। आप सब सिखा सकते हैं, किसी को भी नंगा कर सकते हैं, किसी को भी सीधा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। मेरा तो ये है कि आप सब लोग इन सब चीज़ों की सच्चाई वास्तविक रूप में जानते हैं, मेरे से कहीं अधिक जानते हैं, परंतु आज देश और समाज के सामने उन चीज़ों को स्पष्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। इस ये आप दिखाओ, देखो एक कथित पत्रकार ने पानीपत की मीडिया के लिए क्या लिखा, जब तक कोई नहीं गया पिक्चर देखने, देखो लिखा हुआ विकास ये अभिव्यक्तिगत